हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। आज मैं आप लोगों को इनकम टैक्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, जो कि आप लोगों के बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में, बीबीए में, एमकॉम आदि विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, जो कि संपूर्ण यूनिवर्सिटी में भी लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित क्यों न हो। तो आइए शुरू करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ इनकम टैक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कर कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर, जिस व्यक्ति पर जो कर लगाया जाता है उसका बर्डन अगर वही व्यक्ति बियर करता है तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ऑप्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, जिस व्यक्ति पर जो कर लगाया जाता है वह दूसरे पर अगर हस्तांतरित कर देता है तो वह अप्रत्यक्ष कर या इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ऑप्शन सी डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोथ, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर दोनों प्रकार के होते हैं। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स बोथ, कर जो है दो प्रकार के होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टैक्स, आयकर निम्न में से किस प्रकार का टैक्स है। ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, उपरोक्त ए व बी दोनों। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इनकम टैक्स जो है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह उसका बर्डन किसी अन्य व्यक्ति पर ट्रांसफर नहीं कर सकता है, इस कारण से इनकम टैक्स जो होगा हमारा डायरेक्ट टैक्स होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, निम्न में से आयकर के क्या विशेषताएं हैं या लक्षण हैं। ऑप्शन ए इट इज ए डायरेक्ट टैक्स। ऑप्शन बी इट इज ए सेंट्रल टैक्स। ऑप्शन सी इट इज ग्रुप्ड इन वेरियस स्लैब्स। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। तो इट इज ए डायरेक्ट, यह प्रत्यक्ष कर होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। इट इज ए सेंट्रल टैक्स, यह एक केंद्रीय कर होता है। ऑप्शन सी इट इज ग्रुप्ड इन वेरियस स्लैब्स, यह विभिन्न स्लैब्स में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी विशेषताएं आयकर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अप्लाई, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर कितने प्रतिशत लागू होता है। ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 4%, ऑप्शन सी 6%, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4%। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, स्वास्थ्य एवं शिक्षा कर, इनकम टैक्स की जो कुल राशि आती है उस पर 4% लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरचार्ज अप्लाई व्हेन द टोटल इनकम इज मोर देन, अधिभार लागू होता है जबकि किसी व्यक्ति की कुल आय कितने रुपए से अधिक हो। ऑप्शन ए 40 लाख, ऑप्शन बी 50 लाख, ऑप्शन सी 60 लाख, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 50 लाख। जब कुल आय किसी व्यक्ति की 50 लाख रुपए से अधिक होती है तो उस पर सरचार्ज या अधिभार लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम परसेंटेज ऑफ सरचार्ज, सरचार्ज या अधिभार की निम्न में से क्या न्यूनतम प्रतिशत होती है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10%। अगर सरचार्ज लगाने की
कंडीशन आ जाती है, यानी किसी व्यक्ति की इनकम 50 लाख रुपए से अधिक है तो उस पर सरचार्ज 10% लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलरी रिसीव्ड बाय द एमएलए टैक्सेबल अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग हेड। एमएलए के द्वारा प्राप्त की गई सैलरी या वेतन किस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा? ऑप्शन ए इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, वेतन शीर्षक से आए। ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आए। ऑप्शन सी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ शीर्षक से आए। ऑप्शन डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आए। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। एमएलए और एमपी को जो सैलरी मिलती है तो सैलरी देने वाले में और सैलरी प्राप्त करने वाले में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन नहीं होता है। यही कारण है कि एमएलए के द्वारा प्राप्त किया गया वेतन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट्स ऑफ इनकम टैक्स आर फिक्स्ड अंडर। आयकर की दरें निर्धारित की जाती हैं या स्थिर की जाती हैं। ऑप्शन ए द इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन बी द फाइनेंस एक्ट, वित्त अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी एन ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश के द्वारा। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। इनकम टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स आर डिटरमाइंड और फिक्स्ड अंडर द फाइनेंस एक्ट और बाय द फाइनेंस एक्ट। आयकर की जो दरें हैं वो वित्त अधिनियम के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट प्रोवाइडेड इन न्यू टैक्स रिजाइम टू सीनियर सिटीजन। वरिष्ठ नागरिक के लिए करमुक्त सीमा न्यू टैक्स रिजाइम में कितनी निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए ₹55 लाख, ₹5 लाख। ऑप्शन बी ₹3 लाख। ऑप्शन सी ₹2,50,000। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ₹2,50,000 न्यू टैक्स रिजाइम में एग्जेम्पशन लिमिट निर्धारित की गई है। अगर हमारा ओल्ड टैक्स रिजाइम है तो हमारा सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख रुपए है और सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख रुपए एग्जेम्पशन लिमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स वाज लेविड इन इंडिया फर्स्ट टाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत में आयकर सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था? ऑप्शन ए सर ल्यूकस पेसियोली। ऑप्शन बी सर जेम्स विल्सन। ऑप्शन सी सर न्यूटन। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत में सर्वप्रथम सर जेम्स विल्सन के द्वारा आयकर लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्सन लाइबल टू पे इनकम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ अदर पर्सन इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति किस नाम से जाना जाएगा जो किसी अन्य व्यक्ति की आय पर आयकर चुकाने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए रियल एसएससी, वास्तविक करदाता। ऑप्शन बी डीम्ड एसएससी, माना गया करदाता। ऑप्शन सी एसएससी इन डिफॉल्ट, चूक में करदाता। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डीम्ड एसएससी, माना गया करदाता। माना गया करदाता वो होता है जो अब किसी अन्य व्यक्ति की आय पर आयकर चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है। उदाहरण के लिए माना कि मिस्टर एक्स के पिता की मृत्यु 31 दिसंबर को हो जाती है, जबकि उनका जो इनकम टैक्स का रिटर्न जो सबमिट होता है वो 31 मार्च के बाद होता। 31 दिसंबर को एक्स के पिता की अगर मृत्यु हो जाती है तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक जो मिस्टर एक्स ने इनकम कमाई थी उस इनकम पर उनका बेटा या उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो कर चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा और उसे डीम्ड एसएससी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असेसमेंट ईयर डिस्क्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कर निर्धारण वर्ष को निम्न में से किस आयकर अधिनियम की धारा में परिभाषित किया गया है या
वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। असेसमेंट ईयर को इनकम टैक्स की सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर डिस्क्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। प्रीवियस ईयर या गत वर्ष को आयकर अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ऑप्शन बी सेक्शन 3, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। प्रीवियस ईयर को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो नोन एज। प्रीवियस ईयर को या गत वर्ष को किस नाम से और जाना जाता है? ऑप्शन ए फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष, ऑप्शन बी अकाउंटिंग ईयर लेखांकन वर्ष, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ उपयुक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ। प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर और अकाउंटिंग ईयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी डिस्क्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। करदाता को निम्न में से किस आयकर अधिनियम में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 8, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एसएससी को सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन डिस्क्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स। पर्सन यानी व्यक्ति को आयकर अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, ऑप्शन बी सेक्शन 2 सबसेक्शन 9, ऑप्शन सी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। पर्सन को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को शेयर एवं लाइक करना न भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज इन टी प्रोडक्शन ट्रीटेड एज ए एग्रीकल्चरल इनकम। चाय उत्पादन कंपनियों की कितनी आय को कृषि आय माना जाता है? ऑप्शन ए 40%, 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चाय का उत्पादन करने वाली कंपनियों की 60% जो इनकम होती है उसे एग्रीकल्चरल इनकम मानते हैं और 40% इनकम को बिजनेस इनकम मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम रबर प्रोडक्शन ट्रीटेड एज ए एग्रीकल्चरल इनकम। रबर उत्पादित करने वाली कंपनियों की कितनी आय कृषि आय मानी जाती है? ऑप्शन ए 65%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपरोक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 65%। रबड़ का उत्पादन करने वाली कंपनियों की जो कुल आय होती है उसका 65% एग्रीकल्चरल इनकम मानी जाती है और 35% इनकम बिजनेस इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्टेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। कृषि आय को आयकर अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कर मुक्त माना गया है?
ऑप्शन ए सेक्शन 10, ऑप्शन बी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ऑप्शन सी सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चरल इनकम को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जेम्प्ट डिक्लेयर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज डिवाइडेड इन हाउ मैनी कैटेगरीज। कृषि क्रियाओं को आयकर के उद्देश्य से कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए प्राइमरी एक्टिविटीज और फंक्शंस, ऑप्शन बी सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज और फंक्शंस, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ उपयुक्त ए व बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपयुक्त में कोई नहीं। प्राइमरी एक्टिविटीज में खेत का जोतना, बीज बोना, पानी देना इत्यादि सम्मिलित होते हैं। इसके बाद की जो क्रियाएं होती हैं वो सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज कहलाती हैं। तो इस प्रकार ये स्पष्ट है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को एबव ए एंड बी यानी प्राइमरी एक्टिविटीज और सब्सिक्वेंट एक्टिविटीज दो भागों में विभाजित किया गया है। आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर एवं लाइक करना न भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो सके। यदि आप लोगों को किसी भी सेमेस्टर का, किसी भी का 11th का, 12th का, बीकॉम का, एमकॉम का, सीए फाउंडेशन का कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर से कॉमर्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर ऐप को डाउनलोड कर लें। और उस ऐप में बहुत सारे कोर्स फ्री के भी दिए गए हैं तथा कुछ कोर्स पेड दिए गए हैं। किसी तरह की अगर आप लोगों को प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड करने में या किसी सब्जेक्ट के किसी टर्म को समझने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मेरे व्हाट्सएप नंबर 8923000644 पर या 9456465969 पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे ही पॉसिबल होगा मैं आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या आप कॉमर्स स्ट्रीम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन आपको सही गाइडेंस नहीं मिल रही है? क्या आप सीए, सीएस या अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करें डॉक्टर जितेंद्र सर की कॉमर्स क्लासेस को और करिए कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स के डाउट्स को क्लियर। ये हैं जाने माने कॉमर्स एक्सपर्ट जो इस स्ट्रीम के सभी कोर्सेज जैसे 11th, 12th, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, सीए फाउंडेशन की तैयारी कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही। ये सभी स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड अटेंशन और सपोर्ट देते हैं, साथ ही उन्हें कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में भी मदद करते हैं। इन्होंने 30 से भी ज्यादा वर्षों के एक्सपीरियंस में कई किताबें लिखी हैं, जैसे बुक्स ऑन अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स इत्यादि, जो फ्लिपकार्ट व अमेज़न पर उपलब्ध हैं। और तो और इनकी ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करने के लिए कॉल करें 8923000644 पर और अपने करियर को दें ऊंची उड़ान।